चालू करते हैं अपना कॉकरोच का रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र। कॉकरोच का क्या? जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम। हमने इससे पहले डाइजेशन सिस्टम पढ़ लिया है, हमने इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है, हमने इससे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हल्का फुल्का भी पढ़ चुके हैं, मतलब मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, मेलफिजियन नलिकाएं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम कॉकरोच का, जनन तंत्र कॉकरोच का। अब ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जनन तंत्र जो है कॉकरोच का, बड़ा मस्त था। इस डायग्राम से देख लेते हैं। तो मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच दोनों अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल वाला। ठीक है, ये मेल की हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा शांत हो जाओ। मेल, अब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, पहली बात तो मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है उसमें क्या क्या रहता है? उसमें रहेगा टेस्टिस, क्या रहेंगे? और जेनाइटल पोर, टेस्टिस और जेनाइटल पोर, और कुछ रहती हैं कुछ ग्लैंड्स या कुछ ग्रंथियां भी इसमें पाई जाती हैं, और कुछ नलिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। और भैया मेल हमेशा रिप्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, बनाता है स्पर्म। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। मेल हमेशा क्या बनाता है? शुक्राणु या स्पर्म बनाता है, शुक्राणु या स्पर्म बनाता है। देख लेते हैं भाई मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। दिख रही है गजरा जैसा, वो आता है चमेली वाला, डाल के जाते हैं उसको। तो गजरा जैसा जो दिख रहा है तुम लोगों को, चमेली जैसे फूल का गुच्छा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस या वृषण, जो कि 4th सेगमेंट से लेके 6th सेगमेंट के बीच में फैले रहते हैं। तो एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं 4 से 6 के बीच में। 4 से 6 के बीच में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। टेस्टिस क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। अब ठीक है भाई, टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, स्पर्म बना के टेस्टिस से एक नली निकलती है। टेस्टिस से क्या निकलती है? एक नली निकलती है। थोड़ा इसको बड़ा करके बताता हूं। टेस्टिस से एक नली, ये दिख रही है? टेस्टिस से क्या निकलती है? नली निकलती है। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। शुक्र वाहिका, हिंदी में क्या? शुक्र वाहिका। इसको शुक्र वाहिका या वास डिफरेंस क्यों कहते हैं? टेस्टिस ने क्या बनाया? शुक्राणु या स्पर्म। टेस्टिस ने क्या बनाया? स्पर्म या शुक्राणु। अब टेस्टिस स्पर्म बना के किसमें छोड़ेगा? इस ट्यूब में। शुक्राणु बना के किसमें छोड़ेगा? इस ट्यूब में शुक्राणु बह रहे होंगे ना, इसलिए शुक्राणु बहने वाली नली को शुक्र वाहिका या वास डिफरेंस कहा जाता है, जिसमें स्पर्म यहां से इधर तक आते हैं। अभी वास डिफरेंस यहां से निकलकर पहुंच जाती है सेमाइनल वेसिकल्स में। ये जो दिख रही है, ये दिख रहा है, ये पाउच वाला सेमाइनल वेसिकल्स, ये जो दिख रहा है, ये बीच वाला नहीं, बाहर वाला, ये जो व्हाइट 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 दिख रहा है, ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं। ये छोटे छोटे पाउच तो दिख रहे हैं ना, ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं। क्या है? सेमाइनल वेसिकल। क्या है? सेमाइनल वेसिकल। तो स्पर्म किसने बनाया? टेस्टिस ने। टेस्टिस से स्पर्म निकल के किसमें गए? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से टेस्टिस कहां पहुंच गए? सेमाइनल वेसिकल्स में पहुंच जाते हैं। अब सेमाइनल वेसिकल्स में ये जो स्पर्म है ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाता है? इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहीं आ जाए कि मेल कॉकरोच में या नर कॉकरोच में जो शुक्राणु होते हैं, उनको कहां स्टोर, कहां कलेक्ट, कहां संचित किया जाता है? कलेक्ट कहां किया जाता है? सेमाइनल वेसिकल में इनको स्टोर किया जाता है। समझ पा रहे? सेमाइनल वेसिकल ही लिखा होगा, मुझे हिंदी का पता नहीं है। शुक्राशय, शुक्राशय नहीं, शुक्राशय नहीं, शुक्राशय होता है स्पर्म में थीका, शुक्र ग्राहिका होता, सॉरी, हाँ शुक्राशय। शुक्राशय क्या?
शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल की हिंदी क्या होती है? शुक्राशय। शुक्राणुओं को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, संचित करता है, संग्रहित करता है, स्टोर करता है सेमाइनल वेसिकल। तो टेस्टिस यहां बन के वास्ट डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल में जाके क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। वहां सेमाइनल वेसिकल्स में जाके शुक्राणु पता क्या करते हैं? ये तांडव तो नहीं करते हैं, ये क्या काम करते हैं? एक दूसरे से फ्यूज होके एक गेंद बना लेते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको स्पर्म बॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बॉल। फिर ये बॉल गुच्छे में बट जाती है। किसमें बट जाती है? गुच्छे में। मतलब स्पर्म का गुच्छा, किसका गुच्छा? स्पर्म या शुक्राणु का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर। तो जो स्पर्मेटोफोर क्या होता है कि भैया जो पहले ये शुक्राणु स्पर्म जो थे अलग अलग थे, फिर ये आपस में क्या हो गए? फ्यूज हो गए और गुच्छा बना लिया। इस शुक्राणु या स्पर्म के गुच्छे को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। जो कि इनका निर्माण कहां होता है? सेमाइनल वेसिकल में। कहां होता है? सेमाइनल वेसिकल में। पहले टेस्टिस से बास डिफरेंस में स्पर्म आएंगे, बास डिफरेंस से स्पर्म कहां पहुंच जाएंगे? सेमाइनल वेसिकल्स में। सेमाइनल वेसिकल्स में स्पर्म एक दूसरे से गुत्था खेलेंगे, फिर बन जाएगा स्पर्मेटोफोर। क्या बन जाएगा? स्पर्मेटोफोर बन जाएगा। यहीं से सेमाइनल वेसिकल्स के ऊपर यहां इससे एक प्यारी सी ग्लैंड निकलती है। यहां ये बीच में दिख रहा है, इधर इसके जस्ट पीछे इससे एक प्यारी ग्लैंड, एक ग्रंथि संबंधित होती है, जिसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड या मशरूम ग्रंथि। मशरूम ग्लैंड या मशरूम ग्रंथि, जो इसके पीछे होती है। किसके पीछे? इसके पीछे होती है और सेमाइनल वेसिकल से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो सेमाइनल वेसिकल से रिलेटेड या संबंधित एक और ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम है मशरूम ग्रंथि या मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्रंथि या मशरूम ग्लैंड। एक क्वेश्चन आ चुका है नीट का है कि मशरूम ग्लैंड या मशरूम ग्रंथि किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो भाई साहब मेल कॉकरोच से। किससे? मेल कॉकरोच से संबंधित है। ठीक है। और यही सेमाइनल वेसिकल्स के ऊपर एक लाल कलर का फूल जैसा दिख रहा होगा, जिसको फैलिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहा जाता है? फैलिक ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलिक ग्लैंड कहा जाता है। तो फैलिक ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड किससे संबंधित होता है? मेल कॉकरोच से संबंधित होता है। फैलिक ग्लैंड कहां पाई जाती है? सेमाइनल वेसिकल्स के ऊपर पाई जाती है, और मशरूम ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल के साइड में मिलती है, जो कि इसी से संबंधित होती है। इसको मशरूम ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर? सेमाइनल वेसिकल्स में कौन आया? ये आया बास डिफरेंस है, और यहीं से बास डिफरेंस मुड़ के एक दोनों मिलके एक और डक्ट बनाती हैं। एक और क्या बनाती है? डक्ट बनाती है, जिसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। स्पर्म यहां बने, बास डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स में क्या बन गया? स्पर्मेटोफोर बन गया। स्पर्मेटोफोर बनने के बाद जब कॉकरोच कॉपुलेशन या संभोग या मैथुन करेगा, कॉपुलेशन करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाएगा, तो स्पर्म स्पर्मेटोफोर के रूप में यहां से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलते हैं। कहां से? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, इजेक्ट जानते हो? इजेक्ट, इजेक्ट मतलब बाहर निकाल देना, इजेक्ट मतलब बाहर निकाल देना। मतलब ऐसी डक्ट जो स्पर्म को बाहर निकालती, बॉडी के बाहर निकालती है, उसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। क्या क्या? इंजेक्ट होता है, इजेक्ट नहीं, वो इंजेक्ट होता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट मतलब, इजैकुलेटरी डक्ट मतलब किसी भी चीज को बॉडी से बाहर निकालना। तो भैया ये ऐसी डक्ट है जो स्पर्म को या शुक्राणुओं को या स्पर्मेटोफोर को या शुक्राणुओं के गुच्छे को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। इसको कहते हैं स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। और यहां से स्पर्म क्या जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और ये इजैकुलेटरी डक्ट बाहर खुलता है जेनाइटल पोर में। कहां खुलता है? जेनाइटल पोर। और जेनाइटल पोर होता है लास्ट में सेगमेंट में, 10वें खंड में पाया जाता है, एकदम लास्ट में जेनाइटल पोर, जेनाइटल पोर। तो सीधा सीधा अगर स्पर्म आए मेल में, बनेंगे कहां? टेस्टिस में। टेस्टिस से एक नली निकलती है, उसका नाम क्या है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से कहां पहुंच जाते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स में। कुछ टाइम बाद कुछ टाइम तक कहां रहेंगे? सेमाइनल वेसिकल में रहेंगे। जब मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, बोले तो कॉपुलेशन होगा, बोले तो मैथुन या संभोग होगा, तो मैथुन या संभोग होगा, तो उस टाइम पे जो स्पर्म सेमाइनल वेसिकल के अंदर है, स्पर्मेटोफोर के रूप में है,
किसके रूप में? स्पर्मेटोफोर के रूप में है। वो किस डक्ट से बाहर निकलेंगे? एजैकुलेटरी डक्ट से। कहां निकलेंगे? बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? और ये बाहर एजैकुलेटरी डक्ट को एजैकुलेटरी डक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पर्म को इजेक्ट करती है, बाहर के साथ रिलीज करती है, इसलिए इसको एजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। क्लियर इतना? ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीमेल की। अब मेल में पता है एक चीज मिलता है, एनल स्टाइल। एनल सर्साई मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनल स्टाइल ओनली मेल में पाया जाता है। एनल स्टाइल ओनली मेल में पाया जाता है, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं पाया जाता। ये आ चुका क्वेश्चन है पीएटी का ही। अब थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, ठीक बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भैया फीमेल, अच्छा मेल में मिलता है टेस्टिस 4 से 6 के बीच में, जबकि फीमेल में मिलती है ओवरी। क्या मिलती है? ओवरी को हिंदी में कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय जो कि फैली होती है 2 से लेके 6वें खंड तक, 2 से 6वें खंड तक फैली होती है। तो फीमेल कॉकरोच में कितनी ओवरी पाई जाती है? एक जोड़ी ओवरी। कितना? एक जोड़ी ओवरी। कहां से कहां तक? सेकंड सेगमेंट से लेके 6 सेगमेंट के बीच में ये फैली होती है। अब ये जो है इनके बीच में नलिकाएं दिखती हैं, ये पूरी की पूरी क्या है? ओवरी है। ये पूरी की पूरी क्या है? ओवरी है। जरा थोड़ा इसको क्लियर करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं, ये है क्या? पूरी की पूरी ओवरी। ओवरी दिख रही है? ये पूरी की पूरी क्या है? पूरी की पूरी ओवरी है। अब जरा गौर से देखो, इस ओवरी में यहां लाइंस दिख रही होंगी, लाइंस दिख रही हैं। तो ये ओवरी बहुत सारी लाइन से मिलके बनी है। ये लाइन, इनको चेंबर्स कह सकते हैं, इनको कक्ष कह सकते हैं, इनको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी, पाउच बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपने हिसाब से जो समझना है वो समझो। लेकिन ये जो पूरी की पूरी ओवरी है वो 6 से 8 तक लाइन से मिलके बनी होती है। 6 से 8 किससे? लाइन से मिलके बनी होती है। जो ये लाइन क्या है ओवरी को बनाने वाली, इनको बोलते हैं ओवरियोल्स। ओवरियोल्स क्या कहा जाता है? कितनी होती हैं? 8 तक हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? एक ओवरी में कितने ओवरियोल्स हो सकते हैं? 8 तक ओवरियोल्स हो सकते हैं। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो ओवरी जो होता है वो छोटे छोटे पाउचों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कह सकते हैं? ओवरियोल्स कह सकते हैं। और ओवरियोल्स के नंबर्स कितने होते हैं? 8। तो एक ओवरी कितने ओवरियोल से मिलकर बनी होती है? 8। 6 से 8 ओवरियोल से मिलकर बनी होती है। क्लियर? अब ये एक ओवरी में तकरीबन 16 अंडे बनते हैं। कितने एग, कितने ओव्यूल, कितने अंडे बनते हैं? 16 अंडे बनते हैं। एक ओवरी में तकरीबन कितने अंडे? 16 अंडे बनते हैं। दोनों ओवरी में कितने बनते होंगे? लगभग 32 अंडे। लगभग 30 से 32 अंडे बनते हैं। अब यहां सपोज दैट इस ओवरी ने बनाए अंडे। क्या बनाए? इस ओवरी, इसको ओवरियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरियोल। ओवरऑल क्या? ओवरियोल। ओवरियोल कहा जाता है, इनको ओवरियोल कहा जाता है। और इनमें बनते हैं अंडे। क्या बनते हैं? कितने? 16। एक में 16 अंडे मैच्योर होते हैं, 16 अंडे परिपक्व होते हैं, 16 अंडे डेवलप होते हैं इसमें। तो यहां तो अंडे बन रहे हैं, लेकिन जरा नीचे देखो, ओवरी का नीचे फूला हुआ पार्ट है। ये इसको एक्चुअली पूरी को ओवरी कहते हैं, पूरी को, लेकिन ओवरी के इस वाले पार्ट को कहते हैं ओवरियोल और इस वाले पार्ट को कहते हैं एग चैम्बर। क्या कहा जाता है? एग चैम्बर। एग चैम्बर कहा जाता है। एग चैम्बर मतलब यहां अंडे बनने के बाद इसमें अंडे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे रह जाते हैं। इसमें अंडे को स्टोर किया जाता है। तो ओवरियोल में अंडे डेवलप होने के बाद ओवरियोल से अंडे खिसकेंगे नीचे की साइड। तो नीचे की साइड ओवरी एक चैम्बर बना के रखती है जिसको एग चैम्बर कहते हैं। और एग चैम्बर और कुछ नहीं है, ओवरी का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? ओवरी का ही भाग होता है। क्या? एग चैम्बर। क्लियर? इतना हुआ। अब देख लेते हैं, यहीं से ओवरी से एक नलिका निकल रही है। जरा गौर से देखिए, निकल रही है, एक ट्यूब निकल रही है ओवरी से।
दिख रही है? इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। इसको क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। ओवरियोल से अंडे बने, इकट्ठे कहां हुए? एग चैम्बर में, और एग चैम्बर से नीचे की साइड दो नलियां, एक ओवरी से एक नली, एक ओवरी से एक नली निकलती है, उनको कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहा जाता है? डक्ट का मतलब नली यार, डक्ट का मतलब क्या? नली। डक्ट का मतलब नली। ओवरी से निकलने वाली नली को ओविडक्ट कहा जाता है। अंडवाहिनी, अंडा को बहाने वाली नलिका, या तो इससे बेटर है कि ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। डक्ट का मतलब होता है नली या ट्यूब, नली या ट्यूब। डक्ट का मतलब क्या होता है? नली या ट्यूब। तो ओवरी से एक नली निकलती है, एक डक्ट निकलती है, उसको बोलते हैं ओविडक्ट। तो यहां जाने के बाद ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट फ्यूज हो जाती हैं। दोनों ओविडक्ट क्या हो जाते हैं? तो दोनों ने मिलकर एक ही बना ली। तो कॉमन शब्द जानते हैं किसके लिए आता है? कॉमन मतलब बहुत सारे, सबके लिए एक, सबके लिए एक। तो दोनों ओविडक्टों ने मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट बना ली। क्या बना ली? कॉमन ओविडक्ट। और कॉमन ओविडक्ट थोड़े से आगे जाके थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। अब देखते हैं इधर जो वेजाइना है, ओवरी से, ओवरी में दो पार्ट, ओवरियोल एंड एग चैम्बर। ओवरियोल में अंडे बनते हैं, एग चैम्बर में अंडे इकट्ठे होते हैं। ओवरी से नीचे दो नलियां निकलती हैं, इसको ओविडक्ट कहते हैं। दोनों ओविडक्ट मिलकर एक कॉमन ओविडक्ट बना लेती हैं। दोनों क्या बना लेती? कॉमन ओविडक्ट बना लेती हैं। और वो ओविडक्ट आगे चल के थोड़ा सा फैल जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा फैल जाता है, उसको कहते हैं वेजाइना। उसको क्या कहते हैं? वेजाइना। तो वेजाइना का निर्माण कौन करेगा? ओविडक्ट मिलके करती हैं। कौन करती हैं? वेजाइना। क्लियर? वेजाइना। और वेजाइना आगे चल के, वेजाइना है, जरा ध्यान देना, ठीक है? वेजाइना आगे चल के और चौड़े चैम्बर में खुलती है। वेजाइना आगे चल के किसमें खुलती है? जरा देखो, ये जो इसमें दो चीजें तुमको दिखाई नहीं दे रही होंगी एक्चुअली, ये अलग है। ये क्या है? ये अलग चीज है। वेजाइना इसके पीछे, इसको इससे ढका हुआ है। इससे क्या है? थोड़ा सा ढका हुआ है। यहां मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। इधर अगर मैं इसको हटाऊंगा ना, इसको हटाऊंगा तो पीछे ये ओविडक्ट क्या दिखेगी? फैली हुई दिखाई देगी। इसको क्या बोलेंगे? वेजाइना। क्या बोलेंगे? वेजाइना। और जो आगे ये गुंबद सा लगा हुआ है, इसको कहते हैं स्पर्मेथिका, शुक्रग्राहिका। स्पर्मेथिका या शुक्रग्राहिका। ग्रहण करना मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, लेना। तो ये शुक्राणुओं को ग्रहण करती है। शुक्रग्राहिका या स्पर्मेथिका कहते हैं इसको। शुक्रग्राहिका या स्पर्मेथिका कहते हैं। ये होते हैं दो जोड़ी। कितने? सॉरी, एक जोड़ी होता है। सॉरी, एक जोड़ी। अगर मैं इस स्पर्मेथिका को उठाऊं और ऐसे पकड़ लूं और यहां रख लूं, तो सामने इसके जस्ट पीछे क्या दिखेगा? वेजाइना दिखेगा। क्या दिखेगा? समझ पा रहे हो? क्लियर हो पा रहा है माइंड? अब वेजाइना, इसको उठाने के बाद वेजाइना नीचे एक चैम्बर होता है। क्या होता है? एक नीचे चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर। चैम्बर जानते हो? एक चौड़ा सा कक्ष, एक चौड़ा सा कक्ष जिसको कहते हैं जेनाइटल चैम्बर। क्या कहा जाता है? जेनाइटल चैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनाइटल चैम्बर कहा जाता है। और जेनाइटल चैम्बर आगे की तरफ जेनाइटल पोर पे खुल जाता है। कहां खुल जाता है? जेनाइटल पोर में क्या हो जाता है? खुल जाता है बाहर की तरफ। तो पहले अंडे को देख लेते हैं भाई। अंडे कहां से कहां आता है? तो भैया ओवरी में, ओवरियोल्स में अंडे बनते हैं और एग चैम्बर में अंडे इकट्ठे होते हैं। एग चैम्बर से दो नलियां निकलती हैं, जिसको ओविडक्ट कहा जाता है। ये ओविडक्ट मिलके नीचे की साइड आके ये कॉमन ओविडक्ट का निर्माण कर लेती हैं। ये कॉमन ओविडक्ट थोड़ा सा फैल जाता है, जिसको वेजाइना कह देते हैं। और वेजाइना आगे एक चौड़े चैम्बर में खुलता है, जिसको जेनाइटल चैम्बर कह देते हैं। क्लियर? ठीक। अब जेनाइटल चैम्बर से जरा ध्यान देना, जेनाइटल चैम्बर से एक और चीज जुड़ी होती है जो यहाँ लाल कलर की हाईलाइटेड है, जिसको कहते हैं स्पर्मेथिका या शुक्रग्राहिका, जो कि शुक्राणु को क्या करती है? इकट्ठा करती है। तो मैंने केचुए में भी बताया था और कॉकरोच में भी बता रहा हूं कि स्पर्मेथिका जो होता है वो एक फीमेल पार्ट है। क्या है? फीमेल पार्ट है, क्योंकि फीमेल में मिल रहा है। ठीक है। अब यही जेनाइटल चैम्बर से जरा ध्यान देना, कहां से? जेनाइटल चैम्बर से दोनों एक जोड़ी आसपास, एक जोड़ी आसपास कोलेट्रियल ग्लैंड पाई जाती है। कोलेट्रियल ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कोलेट्रियल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि शाखित होती है। उनमें से लेफ्ट वाली ज्यादा ब्रांच होती है, ज्यादा शाखित है। जरा देखो,
समझ पर, लेफ्ट वाली ज्यादा ब्रांच है, एक कम ब्रांच है, तो इनको क्या बोलते हैं, कोलेट्रियल ग्लैंड। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कोलेट्रियल ग्लैंड कौन से कॉकरोच से रिलेटेड है, मेल एंड फीमेल, किससे, फीमेल से रिलेटेड है कोलेट्रियल ग्लैंड। और कोलेट्रियल ग्लैंड कहां जाके खुलती है, चेंबर में, जेनाइटल चेंबर में। कहां जाके खुलती है, जेनाइटल चेंबर में। ये था तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहां फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो चलो देख लिया, जेनाइटल चेंबर में ना भाई प्लेट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाते हैं, प्लेट्स, 3 जोड़ी प्लेट्स। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी प्लेट्स पाई जाती हैं, इस टाइप की 3 जोड़ी प्लेट्स पाई जाती हैं, जिनको गैनेपोफाइसिस कहते हैं, जिसको गोनेपोफाइसिस कहा जाता है। गोनेपोफाइसिस, फीमेल गोनेपोफाइसिस, फीमेल गोनेपोफाइसिस क्या कहा जाता है, फीमेल गोनेपोफाइसिस, फीमेल गोनेपोफाइसिस कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है, फीमेल गोनेपोफाइसिस। तो एकदम एक बार इस पे पूरी की पूरी एकदम नजर मारो अच्छे से, बिंदास तरीके से, समझ पा रहे हो पूरा। हो सके तो घर जाके इसका ड्राइंग करना आप लोग पूरा। ऐसा नहीं कि तुमको प्रदर्शनी में बनाना है कि मेरा बेस्ट है, ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे माइंड में फिट बैठे, ये हो ये वो ये वो। हाँ, इसका यूज मैं बताऊंगा, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है, इतना के लिए। अब देख लेते हैं, अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्स ऑर्गन्स या सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कॉपुलेशन या मैथुन पे, कॉपुलेशन या मैथुन पे। या अब बात आती है ना, सीजनल होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब एक सीजन आता है इनका, 3 से 4 महीने इनका टाइम पीरियड रहता है, इनमें जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं कर लेते हैं। 5 से 6 महीने का टाइम रहता है, मार्च से सितंबर के बीच का टाइम, मार्च से सितंबर के बीच का टाइम, ये कॉपुलेशन का टाइम रखते हैं अपना। फिक्स कर लिया भाई, हम मार्च से सितंबर के बीच में मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। तो मार्च से सितंबर के बीच का टाइम क्या होता है इनका, कॉपुलेटरी टाइम, या फिर रिप्रोडक्टिव टाइम, या फिर जनन काल होता है। क्या होता है, जिसमें जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन, कॉकरोच। तो मार्च से सितंबर के बीच में कॉकरोच जनन करते हैं, ठीक है भाई। अब ये इनकी जो फीमेल होती है, फीमेल फोर्मोन तो है नहीं, हेलो वो भी वेयर आर यू, ऐसा तो है नहीं ना, मेल के पास फीमेल फोन है। तो क्या काम करते हैं ये ना, एक एक्टो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक्टो हार्मोन, एक केमिकल रिलीज करते हैं, एक केमिकल, एक हार्मोन, वो भी सुगंधित हार्मोन या बदबूदार, हमको क्या पता यार, हमको क्या है, उनको ही पता होगा। तो एक स्मेल वाला हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको कहते हैं एक्टो हार्मोन। वो करती है फीमेल रिलीज, कौन, फीमेल एक्टो हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन, एक्टो हार्मोन। जैसे ही फीमेल ने रिलीज किया, जैसे ही मार्च से सितंबर के बीच का टाइम आया, तो फीमेल एक्टो हार्मोन रिलीज करने लग जाएगी, और एक्टो हार्मोन की स्मेल से मेल कॉकरोच जो होता है उसको सूंघ लेता है, किससे, एंटीना की हेल्प से। उसको क्या कर लेता है, सूंघ लेता है, बोल देता है मेरी बीवी मुझे बुला रही है, क्या, मुझे मेरा कोई याद कर रहा है, उसको हिचकियां आने लगती हैं, बड़ा याद आ रहा है, तो ठीक है, तो वो चला जाता है, फिर रिप्रोडक्शन का काम कर देते हैं, ठीक है। इधर तो एक्टो हार्मोन कौन रिलीज करता है, फीमेल। इसकी हेल्प से मेल कॉकरोच जो होता है उसको एंटीना की हेल्प से उसको सेंस करके, महसूस करके वो चला जाता है। चलो ठीक है, अब रिप्रोडक्शन पे टाइम, सॉरी कॉपुलेशन का टाइम आता है, किसका, कॉपुलेशन, जनन का जैसे ही टाइम आता है तो क्या होता है, जनन का या कॉपुलेशन या संभोग या मैथुन का जैसे ही टाइम आता है, तो मेल कॉकरोच जो होगा, क्या, मेल कॉकरोच जो होगा वो आएगा फीमेल और मेल के बीच, जब दोनों इंटरसेक्सुअल कोर्स में होंगे, जब दोनों के बीच में संभोग की प्रोसेस या कॉपुलेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी, तो उस टाइम पे मेल अपने स्पर्म को, अपने शुक्राणुओं को, अपने स्पर्म को, अपने शुक्राणु या अपने स्पर्म को किसके रूप में, स्पर्मेटोफोर के रूप में, शुक्राणुओं के गुच्छे के रूप में जेनाइटल पोर में छोड़ देता है। किसमें छोड़ देता है, जेनाइटल पोर में, उसको जेनाइटल पोर में उनको क्या कर देता है, छोड़ देता है, और जेनाइटल पोर से तुरंत स्पर्मेथीका इसको अपनी बॉडी में अंदर स्टोर कर लेता है, अपनी बॉडी में अंदर स्टोर, समझ में आया। तो कॉकरोच, मेल कॉकरोच ने अपने शुक्राणुओं को किस
किस रूप में, अपने स्पर्म को किस रूप में फीमेल में छोड़ा था? स्पर्मेटोफोर के रूप में। किसमें छोड़ा था? फीमेल की बॉडी में छोड़ा था। फीमेल की बॉडी में कहां? जेनाइटल चेंबर में। कहां? जेनाइटल चेंबर में से फिर किसने उठा लिए? स्पर्मेथिका ने या शुक्रग्राहिका ने शुक्राणुओं को क्या कर लिए? उठा लिए, बॉडी में एकदम पाउच में रख लिए। अब इस प्रोसेस में टाइम लगता है तकरीबन 1 घंटा। कितना? 1 घंटा टाइम लगता है। बड़ा हंसी आ रहा है बे तुझको, है? फील कर रहे हो? है ऐसी फीलिंग दबाऊंगा तेरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लौट गया। हाँ पता है पता है। हाँ इधर चलो लौट के आते हैं। तो भाई ले लिया। अब इतना टाइम कितना लगता है? 1 घंटा। अब फीमेल अलग होने के बाद जब कॉपुलेशन हो जाता है, अब कॉपुलेशन के बाद प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की। फर्टिलाइजेशन या निषेचन का मतलब क्या होता है? तो सीधा यहां से समझो कि मेल के शुक्राणु और फीमेल के शुक्राणु, फीमेल के शुक्राणु होते हैं। वाह! मेल के शुक्राणु या स्पर्म और फीमेल का एग या अंडा जब दोनों में फ्यूजन होता है तब इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। तो शुक्राणु और एग के बीच में जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। क्लियर? अब आता है निषेचन का टाइम या फर्टिलाइजेशन का टाइम। तो निषेचन का टाइम या फर्टिलाइजेशन का टाइम तो ठीक है। तो भाई यहां स्पर्मेथिका ने शुक्राणुओं को क्या उठा लिया? स्पर्म को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया, संग्रहित कर लिया। तो स्पर्मेथिका बोलता है भाई कहां लाना? लाश आ गई है। बोलते दे दनादन मूवी, लाश लेके खड़ा हूं। तो ये बोलता है हो गया काम, करो रिलीज। तो यहां से एग चेंबर में जो अंडे थे वो यहां से रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद वेजाइना में आएंगे। वेजाइना उसको छोड़ देती है कहां? जेनाइटल चेंबर में। पोर इधर है, जेनाइटल चेंबर में छोड़ देती है। कहां छोड़ देती है? जेनाइटल चेंबर में। बहुत सारे अंडे आ जाएंगे। कितने? सपोज दैट 16 अंडे आए। कितने आए? जैसे 16 16 32 होते हैं। सपोज दैट कितने? 16 अंडे आए। जैसे ही 16 अंडे आए तो इसको जो गोनेपोफाइसिस है ना, गोनेपोफाइसिस 16 अंडे ऐसे थोड़ी ना आएंगे, चल पहले तू, चल पहले तू। वो तो एकदम बेर जैसे टपकेंगे, है ना, बिखरे रहेंगे। तो जैसे ही बिखरे रहेंगे इधर, जैसे ही बिखरे रहेंगे तो उनको सही ऑर्डर में, सही क्रम में, ये गोनेपोफाइसिस होता है, उनको 8-8 क्रम में लगा देता है। कितने में? 8-8 उसमें ऑर्डर में अरेंज कर देता है, व्यवस्थित कर देता है 8-8 में। किसमें? 8-8 में व्यवस्थित करता है। कौन? गोनेपोफाइसिस। कौन? गोनेपोफाइसिस। जहां से अंडे आते हैं उनको 8-8 की कतारों में या 8-8 एग की रो में कौन कन्वर्ट कर देता है? गोनेपोफाइसिस। फिर इनके ऊपर अब गोनेपोफाइसिस बोलेगा कि भाई मेरा काम हो चुका है, मैंने पूरे के पूरे कतारों में, लाइंस में अरेंज कर दिए। इसको कॉल करता है स्पर्मेथिका को, मेरा काम हुआ है, तुमको जो करना है तुम करो, हमारे जाना मरो जियो। तो तुरंत इतना सुना, गुस्सा आया, इसने अपने जो स्पर्मेटोफोर थे ना, शुक्राणु थे, पाउच खोल दिया। पाउच खोल दिया तो पूरे शुक्राणु इन पर आके बरस पड़े। इन पर आके बरसेंगे तो भाई साहब अंडे के कांटेक्ट में शुक्राणु आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है? निषेचन। अब एक बात बताओ, कॉकरोच में निषेचन बॉडी के अंदर होता है कि बॉडी के बाहर? बाहर। वेरी गुड। अंदर। कहां? अंदर होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को पता है क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। पूछा गया क्वेश्चन है, कॉकरोच में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। फ्रॉक मेढक बाहर होता है। स्यूडो कॉपुलेशन होता है उधर, स्यूडो कॉपुलेशन, झूठा संभोग उधर, उसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। तो इधर, तो इधर, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन हुआ बॉडी के अंदर हुआ। कहां हुआ? बॉडी के अंदर हुआ। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब जैसे ही अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, शुक्राणु और अंडाणुओं का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। स्पर्म और एग जब फ्यूज हो जाते हैं तब इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एग चैम्बर में, सॉरी जेनाइटल चैम्बर में हो चुका है। अब बॉडी को पता चलता है इधर कि भाई साहब अंडों का भी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अंडों का भी निषेचन हो चुका है, अंडे निषेचित हो चुके हैं, एग फर्टिलाइज हो चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस की जाए तो आगे की प्रोसेस क्या करते हैं? तो आगे की प्रोसेस, ये जो ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड
कोलेट्रियल ग्लैंड। कोलेट्रियल ग्लैंड पता क्या काम करती है? इनमें से राइट वाली कोलेट्रियल ग्लैंड एक टाइप की घुलनशील प्रोटीन बनाती है, सॉल्युबल प्रोटीन, एक टाइप की क्या घुलनशील प्रोटीन, इसमें रिलीज कर देगी, इसमें क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। और ये लेफ्ट वाली है ना, इसको डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल रिलीज करती है। नाम याद हो या ना हो, थोड़ा देख लेते हैं, फील आता है ना। तो इधर तो राइट, इधर जो राइट वाली कोलेट्रियल, इधर राइट वाली जो कोलेट्रियल ग्लैंड है, कौन सी? राइट वाली जो कोलेट्रियल ग्लैंड है वो क्या बनाएगी? एक घुलनशील प्रोटीन, एक घुलनशील, एक सॉल्युबल क्या बनाएगी? प्रोटीन। और सॉल्युबल प्रोटीन बना के कहां छोड़ देगी? जेनाइटल चैम्बर में। कहां छोड़ देगी? जेनाइटल चैम्बर में। और जो लेफ्ट वाली कोलेट्रियल ग्लैंड है वो बनाएगी डाइहाइड्रोक्साइड फिनॉल, डाइहाइड्रोक्साइड फिनॉल। तो इसने सॉल्युबल प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन, इसने डाइहाइड्रोक्साइड फिनॉल बनाया और दोनों ने मिलके घुलनशील प्रोटीन एंड डाइहाइड्रोक्साइड फिनॉल दोनों मिलके बढ़िया सा मसाला तैयार करके, जो अंडा होता है, अंडा, निषेचित अंडा, फर्टिलाइज एग, समझते हो ना? निषेचित अंडा या फर्टिलाइज एग, ये दोनों प्रोटीन मिलके एक मसाला जो तैयार किया है, उस मसाले की इसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? कवरिंग चढ़ा देते हैं, जिस कवरिंग को कहते हैं ऊथिका। क्या कहा जाता है? ऊथिका। क्या कहा जाता है? तो ऊथिका क्या कहा? ऊथिका किसको कहते हैं? तो ऊथिका कुछ ही नहीं होता है, सिंपल सा बात है कि भाई साहब, कॉकरोच के अंदर जो निषेचित अंडे होते हैं, जो फर्टिलाइज एग होते हैं, उनके ऊपर एक कठोर कवरिंग आ जाती है, जिसको कहते हैं ऊथिका, जिसको ऊथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊथिका कहा जाता है। ऊथिका, ऊथिका कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंडे के ऊपर कवच, अंड कवच, अंड कवच कहा जाता है, अंडे के ऊपर कवच। ऊथिका समझ में आया? कैसे क्या हो रहा, पूरी प्रोसेस समझ में आई? क्लियर? ठीक, ऊथिका हो चुका है। अब ऊथिका किस पे होता है? तो कुछ नहीं, एग होता है, वो भी सिंपल वाला नहीं, निषेचित फर्टिलाइज अंडा, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? कवरिंग आ जाती है। उसी कवरिंग को ऊथिका कहा जाता है। अब किसी ने पूछ लिया कि जो ऊथिका बनाया किसने, तो बोल देना दो चीजों का मिलकर बनाया, एक घुलनशील या सॉल्युबल प्रोटीन और दूसरा डाइहाइड्रोक्साइड फिनॉल। और ये आए कहां से? बोल देना कोलेट्रियल ग्लैंड ने बनाए थे, दोनों की दोनों। क्लियर? अब ऊथिका हो चुका। अब एक ऊथिका में जो होता है, एक कोकून बनता है। क्या बनता है? फिर उसके बाद कोकून बनता है प्रोटीन का। क्या बनता है? कोकून बनता है। उसके अंदर तकरीबन 20 तक अंडे रह सकते हैं। उसमें एक में कितने रह सकते हैं? 20 तक अंडे रह सकते हैं। फिर उसके बाद इनको बाहर निकाल दिया जाता है और इन अंडों को, फर्टिलाइज अंडों को, ऊथिका वाले अंडों को ये कॉकरोच उस जगह छोड़ते हैं जहां नमी हो, जहां खाना हो, या कहीं दीवार में दरार पड़ी हो, वहां ये छोड़ देते हैं इनको। और वहां क्या काम करते हैं ये अंडे? कुछ नहीं करते। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब आता है डेवलपमेंट या परिवर्धन। डेवलपमेंट या परिवर्धन, परिवर्धन या डेवलपमेंट, मतलब परिवर्धन या डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अरे यार, हम मम्मी के पेट में होते हैं, हम डेवलप होते रहते हैं ना, इसी को कहते हैं परिवर्धन। इसी को क्या कहते हैं? परिवर्धन। हम 1 महीने के थे तब माइक्रोस्कोप तो था नहीं यार, तब भी कुछ भी नहीं था। अब देख लो, अब 1 महीने का होता दिख जाता, अभी ऐसा है। 2 महीने बाद अब ऐसा हो गया, 3 महीने बाद उत्ते हार्ट आ गया, 4 महीने बाद ओहो मछली जैसा दिखने लग गया, 5 महीने बाद थोड़े हाथ पैर आ जाते हैं, 6 महीने बाद उत्तेरी वो तो बच्चा बन गया, 7 महीने बाद सब कुछ आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास, डेवलपमेंट। समझ पा रहे हो? इसको कहते हैं परिवर्धन। क्या कहते हैं? तो ऐसे ही इधर कॉकरोच का जो अंडा होता है, ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज एग होता है, उसमें भी बच्चा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसको क्या बोलेंगे? परिवर्धन बोलेंगे। तो परिवर्धन कैसा होता है? तो सीधा बोल देना यार, परिवर्धन जो होता है अंडे के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अंडे के अंदर होता है। डेवलपमेंट कहां होता है? अंडे के अंदर होता है। अब बात आती है हम भी कहां पैदा, हमारा भी डेवलपमेंट कहां हुआ? मम्मी के पेट में हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, भ्रूण कहते हैं, है ना? तो वैसे ही इसका आया, सपोज दैट डेवलपमेंट होते होते एक ये ऊथिका है। क्या है? ऊथिका है। ऊथिका के अंदर कॉकरोच का गोलू आएगा। क्या आएगा? कॉकरोच का गोलू आएगा। उस गोलू का नाम पता है क्या है? लिम्फ कहते हैं, निम्फ कहते हैं, सॉरी निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं, निम्फ।
निम्फ कहा जाता है। तो निम्फ किसको कहा जाता है? तो किसी को नहीं कहा जाता है भैया। जो कॉकरोच का अंडा होता है फर्टिलाइज, उसके अंदर कॉकरोच का जो गोलू बनता है उसको क्या कहा जाता है? निम्फ कहा जाता है। अब दूसरी बात, किसी ने पूछ लिया निम्फ दिखता कैसे है, दिखता कैसा है? तो बोल देना कभी अडल्ट कॉकरोच देखा है? बोला अडल्ट मतलब वयस्क कॉकरोच, वयस्क मतलब बोले तो इस गोलू का पापा। तो देख लेते हैं कैसा दिखता है, सबको पता है कैसा दिखता है। तो बोल देना निम्फ भी सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। मतलब निम्फ जो होता है वो अडल्ट कॉकरोच के समान दिखता है, वयस्क कॉकरोच के ही समान दिखता है। बोलेगा अच्छा अडल्ट के समान दिखेगा? जी बिल्कुल। तो फिर अडल्ट में इसमें अंतर क्या है? बोला एक अंतर है बस, कि उसमें अडल्ट में पंख मिलते हैं, बस इसमें पंख नहीं मिलेंगे। अडल्ट में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जबकि इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं मिलेंगे। और बाकी सब अडल्ट के जैसा होता है। बाकी सब कैसा होता है? अडल्ट के समान होता है। तो निम्फ जो है अडल्ट के समान ही दिखाई देता है। किसके समान? अडल्ट के समान ही दिखाई देता है। और लेकिन पंख और सेक्स ऑर्गन को छोड़ के, जनन अंगों को छोड़ के और विंग्स को छोड़ के, वो सेम टू सेम किसके जैसा होता है? अडल्ट के जैसा होता है। अब बात आती है इनका निर्माण, इनका डेवलपमेंट कहां होता है? अंडे के अंदर। जी बिल्कुल, अंडे के अंदर ऊथी का चढ़ा होता है। हाँ, और कोकून भी चढ़ा होता है। क्या होता है? कोकून। अब बात आती है इनको ऊथी का क्यों चढ़ाया गया इनके ऊपर? वैसे भी तो किया जा सकता था, क्यों? तो इसीलिए इनके ऊपर कवरिंग इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि कॉकरोच ससुराल ओवर स्मार्ट होता है। उसको पता है कि कहीं अगर मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो, कहीं मेरे बच्चे को पानी नहीं मिला तो सब व्यवस्था करके उसमें रख देता है। तो पानी की कमी से बचाने के लिए इनके ऊपर कवरिंग चढ़ाई जाती है। समझ पा रहे? तो ये थोड़ा सा इनका लॉजिक है। दिमाग है अपना अपना, कॉकरोच का भी दिमाग है, लेकिन हेड में उसका दिमाग नहीं होता। सबसे ज्यादा दिमाग उसकी बॉडी में रहता है। सिर में नर्वस सिस्टम या तंत्रिका भाग सिर में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए कॉकरोच का अगर हेड तोड़ दिया जाए ना, कॉकरोच 8 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट कहां होता है? पूरी बॉडी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पूरी बॉडी में पाया जाता है। अब देख लेते हैं भाई निम्फ। अब क्वेश्चन आता है अच्छा निम्फ अडल्ट के जैसा है? बिल्कुल अडल्ट के जैसा है। तो बोलेंगे अच्छा अडल्ट में पंख होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या इसमें होते हैं? जी बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अब ये अडल्ट में कब चेंज होगा? फिर बोल देना ये अडल्ट में कब चेंज होगा? अब अडल्ट में तकरीबन इसको अडल्ट में चेंज होने के लिए 1 साल का समय लगता है। कितना? 1 साल का समय लगता है, तब ये वयस्क हो पाता है, अडल्ट हो पाता है। अडल्ट हो पाता है। क्या हो पाता है? अडल्ट हो पाता है, वयस्क हो पाता है। अच्छा, अब बात आती है क्या एक ही निम्फ जो है, निम्फ रह के वेट करेगा अडल्ट होने का? बोलेगा नहीं, वेट नहीं करेगा। ये निम्फ जो है दूसरे रूप में कन्वर्ट होगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, जैसे जैसे 13 रूप धारण करता है। कितने? 13। और ये रूप धारण करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मॉल्टिंग, निर्मोचन या मॉल्टिंग। निर्मोचन या मॉल्टिंग। जी 13 मॉल्टिंग के बाद एक निम्फ, 13 मॉल्टिंग के बाद एक निम्फ किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और इसमें 13 निम्फ में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर का टाइम लगता है। कितना? 1 ईयर का टाइम लग जाता है। क्लियर? 1 मंथ, 1 साल बोला था, बेवकूफ झंडू कहीं के, सुनता नहीं है इधर। तो 1 ईयर का टाइम लगता है। कितना? तो निर्मोचन या मॉल्टिंग क्या होता है? तो कुछ नहीं है, हमको किताबी भाषा पढ़ने नहीं पढ़ना है, तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा बोल देना निम्फ जो है अपने अलग अलग रूप धारण करता रहता है, उसको बोलते हैं मॉल्टिंग या निर्मोचन। और 13 बार करेगा, फिर 14 टाइम आएगा, अडल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लियर? ये था तुम्हारा केचुआ का, कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से क्या होता सबको पता है। क्लियर? क्लियर है तो ठीक है भाई। कॉकरोच, अब कॉकरोच दिखे ना